हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरन सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज दिन भर में जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, पॉजिटिव पे। ऑप्शन नंबर बी में दिया ऑनलाइन पे। ऑप्शन नंबर सी में दिया सुविधा पे। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सुरक्षा पे। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग चेक कीजिए। इसका आंसर होगा पॉजिटिव पे, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 50,000 रुपये से और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों जो चेक होते हैं उनके लिए क्या पॉजिटिव पे सुविधा क्या किया है, शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वैल्यू के हिसाब से करीब 20% मतलब 20% जो लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% यानी 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे, ठीक है। आरबीआई के, ठीक है, कितने दायरे में होंगे आरबीआई के। अब आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई का गठन कब हुआ था, सभी को पता है 1934 एक्ट के तहत। कब, 1934 में। लेकिन स्थापित कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। अब आपको इस समय के गवर्नर का नाम पता ही है, कौन है, शक्तिकांत दास। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसवान स्मिथ, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, ठीक है। इतना चीज़ें आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में 10 स्थान पर है। मतलब कि ये 500 से कम थी, अभी 10 स्थान आगे निकल गई। पहले इसको 106 था, अभी क्या 10 स्थान आगे निकल गई और दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। फॉर्च्यूनर द्वारा जारी हाल ही में 2020 की रैंकिंग के अनुसार रिलायंस को वैश्विक लेवल पे 96वें स्थान पर क्या है रखा गया। यह फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में किसी भी भारतीय कंपनी का सर्वोच्च मतलब पहला रैंक है, ठीक है, भारतीय कंपनियों की बात की जाए तो। फिर उसके बाद किसका है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, कौन सा, IOC, जो कि नंबर पे है 151 स्थान पे। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 500 की सूची जारी हुई थी इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कौन सा स्थान नंबर है, तो 151 नंबर, ठीक है। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC, वो कौन स्थान पे है, 190 यानी 190वें स्थान पे। जबकि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI वो किस स्थान पे है, 221वें स्थान पे, ठीक है। इतना चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बना है, किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान नामक एक विक्रेता अभियान क्या है शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए में है अमेजन, ऑप्शन नंबर बी में वॉलमार्ट, ऑप्शन सी में भारती एयरटेल, ऑप्शन नंबर डी में गूगल। तो इसका आंसर क्या होगा, अमेजन डॉट, ठीक है। ये ई कॉमर्स की अग्रणी मतलब पहले नंबर पर रहने वाली प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया ने क्या किया है, हाल में अपना एक नए विक्रेता संचालित अभियान, उसका नाम क्या है, इतना आसान है, लॉन्च किया। यह अभियान उन विक्रेताओं से संवाद करना चाहता है जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसका उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने पर लाखों जो MSME यानी क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज तक क्या है पहुंच रहा है, ठीक है ना। आप डेली याद रखिए कि यह MSME जो है इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसके मंत्री का नाम आप सबको पता ही होगा, कौन है, नितिन गडकरी। आपको मैंने ये भी बता दिया हूँ कि ये कब बना था, तो 1956 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो गया है MSME के बारे में, ठीक है, क्योंकि रोज़ न्यूज में रहती है। अब अमेजन के बारे में जान लीजिए। अमेजन डॉट कंपनी कब बनी थी, एक इसके मालिक कौन है, जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है ना।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1994 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान उत्तराधिकारी अधिकारों पर फैसला सुना? यानी बेटियां और जो बेटे होते हैं ना, उनको उत्तराधिकारी, कहने का मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि वंशज चलता है, तो उस पे कौन सा अधिकार नियम लागू होता है? कहते हैं ना कि जैसे क्या हुआ कि लड़का नहीं है तो इनका वंशज नहीं, मतलब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? जो जमीन जायदाद है। तो अभी बेटियों का क्या है? उनका समान का अधिकार होता है, मतलब वो बराबरी के हिस्सेदार होती है। ठीक है ना, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत, कि विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, कि भारत सरकार अधिनियम 2004 के तहत, या इनमें से कोई भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुओं का जो उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम आया था, कब आया था? 2005 में। इसके तहत क्या है कि वो समान अधिकार रखती हैं। कौन? बेटियां लोग। ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। एक यहाँ से आया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है? फैसला सुना था कि बेटियों को क्या दिया जाए? समानता का अधिकार दिया जाए, यानी उन्हें वंचित न किया जा सके। उनके पास संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में समान रूप से अधिकार होंगे, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 से पहले मर गया, मतलब वो खत्म हो गया, फिर भी क्या है? बेटों को अगर उन्हें जायदाद चाहिए तो क्या होना चाहिए? अधिकार रहेगा। ठीक, किसके समान? पुत्रों के समान। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट कब बना था? आप सभी को पता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट होता है? 124 से लेकर 147 तक। याद रखिए, 124 से लेकर 147 के बीच क्या होता है? हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आपसे पूछेगा कि जो नियुक्ति होती है तो किसके तहत? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो कोलेजियम होता है, कोलेजियम प्रणाली क्या होती है? आपसे क्वेश्चन पूछता है किसमें सुप्रीम कोर्ट का जज किसके तहत नियुक्त किया जाता है? तो कोलेजियम प्रणाली के तहत। ठीक है ना, याद रखिए, एक क्वेश्चन बनता है आजकल कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं वो किसके आधार पर नियुक्त की जाती है? तो कोलेजियम के आधार पर। ठीक है ना, ये आधार पता होना चाहिए। अब इस समय आपके जज कौन है? आपको पता ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, और जो पहले कौन थे? तो हरिलाल कानिया। याद रखिए, पूछ देता है कि सुप्रीम कोर्ट जब बना था उस समय इसके जज कौन बने थे प्रथम? तो याद रखिए हरिलाल कानिया जी। ठीक है ना, ठीक है, इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में, रायपुर में, भोपाल में, ग्रेटर नोएडा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। किसने किया है? तो जो आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यानी वाटर मिनिस्टर, कौन? ये नया मंत्रालय बना है, इसके मिनिस्टर कौन है? याद रखिए गजेंद्र शेखावत जी। ठीक है ना, तो नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM अकादमी का इन्होंने क्या किया है? शुरू किया है। सप्ताह भर ये चलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो गंदगी मुक्त भारत का मतलब हिस्सा है उससे हमें क्या करना है? स्पॉन्सर करना। ठीक है ना, तो ODP प्लस पर क्या है? मुफ्त मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। ठीक है, तो ये सब क्या किया? इसके तहत कार्यक्रम में विस्तार किया जा रहा है, मतलब इसको और बड़ा किया जा रहा है। अब आप सबको पता ही कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है ना, इतना चीज़ें आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को क्या है कि खुले में शौच से मुक्त करना। कब? जब 2019 तक, यानी जब महात्मा गांधी की 150 नंबर क्या मनाई गई थी? जयंती मनाई गई थी। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्लीन इंडिया मिशन अभी लॉन्च हो चुका है, वो भी पता होना चाहिए, इसी के तहत आते हैं। अब आपका 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बना है? निम्नलिखित में से किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म यानी ACG अवार्ड 2019 जीता है? विक्रम चंद्रा जी ने जीता है, श्वेता सिंह ने जीती हैं, सोमा चौधरी ने, नितिन सेठी ने। तो कौन किसने जीता है? जो आपके पत्रकार हैं, कौन? नितिन सेठी जी। और शिव सहाय सिंह को कम से खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 क्या किया गया? इन्हें दिया गया। क्यों दिया गया? सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड के विजेता घोषित किए गए। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के जो मुख्य वैज्ञानिक हैं, कौन इस समय? सौम्या स्वामीनाथन द्वारा
2021 की क्लास के उद्घाटन पर वर्चुअल समारोह के दौरान क्या किया गया है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समारोह के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, एसीजी का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई यानी तमिलनाडु में। ठीक है, एसीजी के अध्यक्ष कौन है इस समय, शशि कुमार। इतना चीज़ें आपको क्या पता होना चाहिए एसीजी के बारे में। ठीक है ना, सौम्या स्वामीनाथन आपको पता होगा, सौम्या स्वामीनाथन क्या है इस समय WHO की ये वैज्ञानिक है। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए क्योंकि WHO खूब ज़्यादा न्यूज में है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में के सबसे अधिक वेतन वाले पुरुष अभिनेताओं की फोर्ब्स की जो सूची जारी की गई है उसमें सबसे ऊपर कौन है, ड्वेन जॉनसन है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है कि शाहरुख खान है। तो कौन होगा इसका आंसर, ड्वेन जॉनसन। यानी दुनिया में सबसे अधिक जो पुरुषों में पेमेंट पाने वाले हैं तो कौन है, ड्वेन जॉनसन है। ठीक है ना, तो फोर्ब्स जो मैगजीन है आप सभी को पता है द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ यानी 2020 में जारी किया गया। सबसे महंगे एक्टर की सूची में कौन आते हैं, तो ड्वेन जॉनसन पहले नंबर पे। और भारत में जो बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार है, ये क्या है 2020 के शीर्ष 10 में क्या है ये शामिल हुए। ठीक है, सबसे अधिक कमाई करने वाले। इनकी कुल कमाई कितना था आपको पता होना चाहिए, 48 मिलियन डॉलर। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। एकमात्र भारतीय स्टार क्या है, शामिल है। अब आपसे पूछ सकता है कि इनका स्थान कौन सा नंबर है, तो 6ठे स्थान पे कौन, अक्षय कुमार। इनकी अधिकांश आय का क्या है, उत्पादन किस जरिए से आय भी क्वेश्चन पूछेगा। तो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन के थ्रू ये क्या सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस सूची में दूसरे वर्ष के रेसलर्स फिल्म स्टार बने ड्वेन जॉनसन क्या है टॉप पे है, जिनकी कुल कमाई कितनी है 87.5 मिलियन डॉलर। जॉनसन को उनकी रिंग नाम द रॉक से भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जॉनसन को और किस नाम से जाना जाता है, तो रिंग नाम द रॉक के नाम से भी इन्हें क्या है जाना जाता है। ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन कब स्थापित हुई थी, 15 सितंबर 1917 को। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ है, न्यूयॉर्क, यानी ये अमेरिका की एक मैगजीन है यानी पत्रिका है। ठीक है ना, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए 8वें नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन बना हुआ कि पीएम मोदी ने प्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए किस मंच का शुभारंभ करेंगे, पारदर्शी कराधान यानी ईमानदार का सम्मान, पारदर्शी कराधान पारदर्शिता, या पारदर्शी कराधान प्रत्यक्ष कर बोर्ड, या पारदर्शी कराधान सुधारों में प्रत्यक्ष कर। इसका कौन सा होगा, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। यानी मोदी जी क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, उस जो व्यक्ति क्या करेगा पूरी तरह से पे करेगा तो उसके पारदर्शी कराधान, और उसको ईमानदार के साथ क्या है कि जो ईमानदारी से पारदर्शी के साथ टैक्स पे करेगा तो उसे सम्मान भी देंगे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या है लॉन्च करने वाले। यह नया प्रत्यक्ष कर क्या होगा, सुधारों की यात्रा को और आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को क्या करेगा, पुरस्कृत भी करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कई बड़े सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में क्या है, जो कॉर्पोरेट टैक्स की दर होती है 30 से कितना 22% तक कटौती की है। लाभांश वितरण करके क्या किया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा। साथ में नई विनिर्माण इकाइयों की दरों में 15% तक क्या की जाएगी, कमी लाएगी। सुधारों में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम का 2020 आपसे पूछेगा कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 शामिल किया, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दायर की जा रही हैं और हाल ही में शुरू की गई दस्तावेज पहचान संख्या DIN को क्या है जारी किया गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा नरेंद्र मोदी नहीं, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल इनोवेशन और डेल टेक्नोलॉजी ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, SAPTN सितंबर 2.0, नवंबर 2.0, दिसंबर 2.0 या जनवरी 2.0, कौन हो जाएगा, सितंबर 2.0। ये किसकी योजना है, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन पर डेल टेक्नोलॉजी के साथ क्या भागीदारी की है, जिससे छात्र की उद्यमिताशीलता कार्यक्रम यानी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे।
छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम का क्या है, अटल ट्रैकिंग लैब्स, मतलब एक अटल की जो अटल इनोवेशन लैब होती है उसका क्या किया जाएगा, नवाचारकर्ताओं अन्वेषकों के लिए लॉन्च किया जाएगा ताकि डेल वाल्टर्स के साथ मिलकर एक काम करने में सक्षम बना सके। ठीक है ना। ये योजना कब से लॉन्च हुई थी, तो ये 2018 से, कब, 27 मार्च 2018 को अटल इनोवेशन, ये भी याद रखें। ठीक है। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बना हुआ है। पीईएसबी ने किसे सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे किया है, सोमा मंडल को, अनिल चौधरी को, कि हर्ष कुमार भनवाला को, कि अजय त्यागी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमा मंडल। ठीक है। तो सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी पब्लिक इंटरप्रेन्योर सिलेक्शन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्या है, अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये वर्तमान में कौन अध्यक्ष है इस समय, अनिल चौधरी जी। इनके जगह पर कौन आएंगी, सोमा मंडल। ठीक है ना। मंडल ने सितंबर 2018 में सेल के निर्देशक और वाणिज्य के रूप में क्या है, पदभार संभाला था। किसके रूप में, वाणिज्य के रूप में। ठीक है ना। इससे पहले वह नालको भुवनेश्वर में जो निर्देशक वाणिज्य थे उसमें काम कर चुके, जो नालको नामक की, और नालको में पहली महिला निर्देशक के रूप में उन्होंने क्या है, पदभार संभाला था और इतिहास रचा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। सेल का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। सेल की स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1954 में। ठीक है। चलिए आप लोगों का लास्ट क्विज, जो 4 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी दूसरा दिया है चेन्नई, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है त्रिशूर, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता, चौथा नंबर ऑप्शन नंबर 5वां दिया है पुणे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिशूर। त्रिशूर आपका कहाँ आता है, केरला साइड में। ठीक है ना। त्रिशूर में ये क्या दक्षिण भारत बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला आपका क्या है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका में इसका क्या है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कर्नाटका में। अगला है सागरडीह थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, असम, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा, 5वां ऑप्शन है झारखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के बारे में सबको पता ही होगा। ठीक है। जहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी, गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में जो केन और बेतवा लिंक परियोजना चली थी उसी पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के तहत ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी खबरों में था। ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये डेली 4 क्वेश्चन जो आपको स्टैटिक जीके के दिए जाते हैं बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। और ये आपको क्या है, डेली पढ़ते जाना, इसको रिवीजन मारते चलिए। ठीक है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।